अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक acute post streptococcal glomerulonephritis। Acute glomerulonephritis caused by group A beta hemolytic streptococcus। Acute post streptococcal glomerulonephritis is classic example of acute nephritic syndrome. It is characterized by sudden onset of gross hematuria, edema, hypertension, renal dysfunction। अब इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अहम हैं और याद रखने वाली हैं। नंबर 1 है हेमेचूरिया, ग्रॉस हेमेचूरिया। इसमें सडन ग्रॉस हेमेचूरिया होता है, ठीक है जी। सेकंड है एडिमा, थर्ड हाइपरटेंशन एंड फोर्थ रीनल डिसफंक्शन, ठीक है जी। अब इटियोलॉजी पे आते हैं, तो इटियोलॉजी में है थ्रोट इन्फेक्शन। अब थ्रोट इन्फेक्शन 1 to 2 वीक्स, जैसे ही थ्रोट इन्फेक्शन होगा आफ्टर 1 to 2 वीक्स जो है स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस थ्रोट इन्फेक्शन होगा। तो आफ्टर 1 to 2 वीक्स जो है ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है डेवलप हो जाएगा। अब ड्यूरिंग कोल्ड वीदर मंथ्स में स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस जो है ड्यूरिंग कोल्ड वीदर मंथ्स में। अब इसके सीरोटाइप्स अगर हम देखें तो सीरोटाइप्स में ये आता है M1, M4, M25 एंड सम M12। अच्छा, स्किन में स्किन इन्फेक्शन में जो है अगर स्किन इन्फेक्शन हो जाए तो आफ्टर 3 to 6 वीक्स पायोडर्मा ड्यूरिंग वार्म वेदर, ठीक है जी, वार्म वेदर मंथ्स में होता है। सीरोटाइप है इसका एक ही है सीरोटाइप, वो है M49। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो इट इज़ मोर कामन इन 5 to 12 ईयर्स, अनकॉमन बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है जी। अब ये बहुत ही कॉमन जिन बच्चों में होता है 5 से 12 साल के बच्चों में होता है, और बिफोर 3 ईयर्स ये बहुत ही अनकॉमन है, रेयर है। द टिपिकल पेशेंट डेवलप्स acute nephritic syndrome 1 to 2 वीक आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस, ठीक है जी। अब आते हैं एंड 3 to 6 वीक आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल पायोडर्मा, ठीक है। अब नोट करने वाली क्या चीज़ है यहाँ पे, ये जो बता रहा है कि नोट करें, नोट करने वाली क्या चीज़ है कि हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शन मे बी एब्सेंट because symptoms may have been mild or have resolved without patient recovering specific treatment. Severity of kidney involvement varies. Asymptomatic microscopic hematuria with normal renal function to gross hematuria with acute renal failure. Patient can develop edema, hypertension, and oliguria. Encephalopathy and heart failure secondary to हाइपरटेंशन और हाइपरवोलीमिया। अच्छा, एनसेफलोपैथी और हार्ट फेलियर क्यों हो सकता है? ये जो है हाइपरटेंशन और हाइपरवोलीमिया की वजह से हो सकता है। अच्छा, नोट करने वाली चीज़ क्या है कि पेशेंट हैज़ ब्लर्ड विजन, अगर पेशेंट आता है हमारे पास उसकी विजन ब्लर्ड होती है, उसको हेडेक है, सीवियर हेडेक है, और उसका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड होता है और उसको सीजर्स होते हैं, तो मस्ट बी मतलब कंसिडर करें कि उसको हाइपरटेंसिव इनकेफ्लोपैथी है, ठीक है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, ऑर्थोपनिया भी है, कफ भी है, तो ज़रूरी है, मस्ट बी कि उसको पल्मोनरी एडिमा है और हार्ट फेल्यूर है, या तो उसको पल्मोनरी एडिमा हो चुका है और हार्ट फेल्यूर। पेरिफेरल एडिमा अगर हो गया है तो साल्ट इन वाटर की रिटेंशन करेंगे। अक्यूट फेज रिजॉल्व विद इन 6 to 8 वीक्स। अच्छा, इसका अक्यूट फेज जो रिजॉल्व हो जाता है 6 to 8 वीक्स में।
urinary protein excretion and hypertension normalize by 4 to 6 weeks after onset। ठीक है जी। urinary protein excretion and hypertension normalize by 4 to 6 weeks after onset। Microscopic hematuria can persist for 1 to 2 year। अच्छा, ये चीज़ें नोट करने वाली हैं कि यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन एंड हाइपरटेंशन नॉर्मलाइज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका पेशेंट का जो है वो प्रोटीन एक्सक्रीशन जो है और हाइपरटेंशन, ये पेशेंट की नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है 4 से 6 हफ्तों में। ठीक है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया है वो परसिस्ट रहती है 1 से 2 साल तक। तो इससे परेशान नहीं होना है कि उसको हेमेचूरिया हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये 1 से 2 साल तक रहती है। और हाइपरटेंशन जो है और प्रोटीन की एक्सक्रीशन जो है वो 4 से 6 हफ्तों तक नॉर्मलाइज हो जाती है। अच्छा, डायग्नोसिस पे आएँ तो डायग्नोसिस में जो है यूरिन एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, और यूरिन एनालिसिस में हमें क्या मिलेगा? ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, उसमें 2+ तक हमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है जी, और मेचूरिया मिलेगा। ठीक है, और लो C3 लेवल जो इसकी है वो जो स्पेसिफिक है वो C3 लेवल है, जो कि हमें लो मिलेगी ग्रेटर देन 90% ऑफ पेशेंट। रिटर्न टू नॉर्मल 6 to 8 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट। ये नॉर्मल हमें मिलती है 6 से 8 हफ्तों में। ठीक है जी, और C4 जो है वो नॉर्मल मिलेगा। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, एसो टाइटर जो है वो हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में हमें एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर पॉजिटिव मिलता है। अगर स्किन इन्फेक्शन का पायोडर्मा अगर हुआ है, किसी को स्किन इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं? एंटी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस बी लेवल कराते हैं। एंटी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस बी लेवल कराते हैं, ये कुटेनियस इन्फेक्शन के लिए है। एमआरआई कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेट एमआरआई क्यों कराएंगे? डेमोन्स्ट्रेट ये जाहिर करेगा पोस्टीरियर रिवर्सिबल इंसेफेलोपैथी सिंड्रोम को। चेस्ट एक्सरे क्यों कराएंगे? चेस्ट एक्सरे शो करेगा हार्ट फेलियर को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। अब कंसिडरेशन फॉर रीनल बायोप्सी। अब रीनल बायोप्सी अब कब कराते हैं, क्यों कंसिडर करते हैं रीनल बायोप्सी, क्योंकि हमें क्यों करानी चाहिए रीनल बायोप्सी? रीनल बायोप्सी अब कब कराते हैं इस पर? इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आप कब रीनल बायोप्सी कराते हैं, कब इसको कंसिडर करते हैं? वैसे तो रीनल बायोप्सी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है जी, लेकिन हमें कब ज़रूरत पड़ सकती है रीनल बायोप्सी कराने की? वो हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके जो है पेशेंट की जो एक्यूट रीनल फेल्योर मौजूद हो, प्रेजेंस ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पिक्चर आ रही हो, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस मौजूद हो, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एब्सेंट हो, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल आ रहा हो। आपकी पिक्चर तो नेफ्राइटिक की है, लेकिन आपकी जो है वो ये चीज़ें आ रही हों, तो आप बायोप्सी को प्रेफर करेंगे। अब इसकी एडिशन क्या हो सकती है, अगर इसमें और भी एड ऑन करें तो वो है हेमिचूरिया हो, प्रोटीन यूरिया, डिमिनिश्ड रीनल फंक्शन। ठीक है, लो C3 लेवल परसिस्ट। अब C3 लेवल परसिस्ट कर जाए मोर देन 2 मंथ्स आफ्टर ऑनसेट, मतलब जो है C3 लेवल जो है 2 महीने से भी ज़्यादा परसिस्ट कर जाए। अब ये क्या कह रहा है कि C3 लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है 6 to 8 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट। ठीक है, अब वहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर जो है ये नॉर्मल हो जाता है C3 लेवल। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर C3 लेवल जो है आपका नॉर्मल ना हो, 2 महीने तक आपका नॉर्मल ना हो, 2 महीने से ज़्यादा आपका C3 लेवल परसिस्ट कर रहा हो, लो रह रहा हो, तो आप बायोप्सी की तरफ जा सकते हैं, या आप कंसिडर कर सकते हैं रीनल बायोप्सी को। अच्छा, अब और नोट क्या कर सकते हैं कि परसिस्टेंट हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया इंडिकेट
क्रोनिक फॉर्म पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, परसिस्ट जो अगर हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया जो है ये परसिस्ट करे तो ये जाहिर करता है कि क्रोनिक फॉर्म है पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ठीक है जी, अब आते हैं, ये है डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम ऑफ acute glomerulonephritis, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ acute glomerulonephritis। अच्छा, ये एक टेबल है जो कि मैंने नेल्सन से उतारी है। ठीक है जी, ये मुझे बड़ी प्यारी जो है टेबल लगी थी कि एल्गोरिथम जो है इसका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ठीक है जी, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ acute glomerulonephritis का है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ acute glomerulonephritis। अब ये इसको दो में डिवाइड कर रहा है सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल के हिसाब से कि सीरम कॉम्प्लीमेंट C3, ठीक है, नॉर्मल सीरम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अब सिस्टमिक डिजीज़, इधर भी कह रहा है सिस्टमिक डिजीज़। अब नॉर्मल C3 सीरम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, राइट तरफ कह रहा है कि नॉर्मल सीरम कॉम्प्लीमेंट, इधर कह रहा है कि डिक्रीज सीरम कॉम्प्लीमेंट C3। ठीक है, अब जब C3 लेवल डिक्रीज हो तो क्या हो सकता है, सिस्टमिक डिजीज़ क्या हो सकती हैं। ठीक है जी, अब उसमें अगर C3 लेवल हमें मिले, अगर हम C3 लेवल कराते हैं ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है, हमें लग रहा है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, लेकिन उसकी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखें कि C3 लेवल हमें लो मिल रहा है। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल देखें तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सिस्टमिक डिजीज़ में जाएं तो क्या क्या हो सकता है। ल्यूपस नेफ्राइटिस फोकल 75% मिल सकता है हमें, और डिफ्यूज़ 90% मिल सकता है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस फर्स्ट पे हमें क्या मिलेगा, ल्यूपस नेफ्राइटिस फोकल 75%, सेकेंड जो है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस 90%, एंड शंट नेफ्राइटिस 90%, इसेंशियल मिक्स्ड क्रियोग्लोबुलिनीमिया 85%। ठीक है, विसरल एब्सिस, ठीक है जी, ये हमें डिफरेंशियल में मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी जगह हम जाएं, अगर हमें नॉर्मल सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल मिल गया, ठीक है, हमने तो कराया पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को रूल आउट करने के लिए, लेकिन हमें C3 लेवल नॉर्मल मिल गया, तो हमें डिफरेंशियल क्या हो सकती हैं। अब उसके लिए हम देखेंगे, फिर सिस्टमिक डिजीज़ में हम जाएंगे तो पॉली आर्ट्राइटिस नोडोजा फर्स्ट, सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी वेस्कुलाइटिस, थर्ड ग्रेनुलोमेटोसिस, ठीक है, विथ पोलिनजाइटिस, हिनोशुलिन पर्पुरा, गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है जी, और रिनल डिजीज़ में क्या मिल सकता है हमें, अक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्रेटर देन 90%। क्योंकि हम देख तो रहे हैं ना इसमें कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए तो हमारे डिफरेंशियल में तो टॉप पे ये भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो C3 लेवल अगर कॉम्प्लीमेंट लेवल जो हमें कम मिल रहा है तो टॉप पे हमारी ये भी है अक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बाद में हमें ल्यूपस नेफ्राइटिस, सब अक्यूट एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, शंट नेफ्राइटिस, एसेंशियल मिक्स्ड क्रियोग्लोबुलिनीमिया, विसरल एब्सिस, ये बाद में अक्यूट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्रेटर देन 90%, ये टॉप पे है। अब मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1, ठीक है, ये C3 लेवल जो है ये हमें कॉम्प्लीमेंट लेवल अगर कम आएगा तो ये हमें डिफरेंशियल बनेगी। ये रीनल में आती हैं, वो सिस्टमिक में आती हैं। अच्छा, वहाँ पे अगर नॉर्मल आ जाए तो रीनल में क्या मिलेगा हमें, रीनल में डिफरेंशियल क्या बन सकता है, IgA नेफ्रोपैथी, इडियोपैथिक रैपिडली प्रोग्रेसिव, ठीक है जी, क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टाइप 1
एंड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, टाइप 2 इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टाइप 3, ठीक है जी, एंड पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नॉन स्ट्रेप्टोकोकल। ये हमारे रीनल डिजीज़ में डिफरेंशियल आ जाएगा अगर C3 लेवल हमारा नॉर्मल हो तो। अच्छा, अब अगर हमें मिल गया है कि C3 लेवल हमारा नॉर्मल लो आ गया है, C3 लेवल हमारा लो आ गया, हमें C3 लेवल लो मिल गया, तो सीरोलॉजिक एविडेंस ऑफ एन एंटीसीडेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, सीरोलॉजिक एविडेंस ऑफ एन एंटीसीडेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एसओ कराएंगे, एंटी डीएनएज बी कराएंगे, स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट कराएंगे, ठीक है जी। अब एसओ एंटी डीएनएज बी स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट के बेस पे हम देखेंगे अब पॉजिटिव एंड और रिटर्न ऑफ लो सीरम C3 कॉम्प्लीमेंट टू नॉर्मल बाय 6 to 8 वीक, ठीक है, अक्यूट पोस्ट इन्फेक्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव आती हैं, इसमें से अगर एसओ पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या आएगा, अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। एंटी डीएनएस बी तो सबकुटेनियस जो है पायोडर्मा जो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाएगा। स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट वो भी हमारा इसी में ही आता है। पॉजिटिव एंड रिटर्न ऑफ लो सीरम C3 कॉम्प्लीमेंट टू नॉर्मल बाय 6 to 8 वीक्स, अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आती हैं, आर फेल्यूर ऑफ लो सीरम C3 कॉम्प्लीमेंट टू रिटर्न नॉर्मल बाय 6 to 8 वीक, अगर ये नेगेटिव आ जाती हैं या ये C3 लेवल जो है ये 6 to 8 वीक में नॉर्मल नहीं होती, तो क्या होगा, ल्यूपस नेफ्राइटिस, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी, ठीक है जी, इसेंशियल मिक्स्ड क्रियोग्लोबुलिनीमिया एंड क्रियोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस C वायरस, शंट नेफ्राइटिस, हिस्ट्री क्लिनिकल सिम्टम्स, visceral abscess and membranous glomerulonephritis and bacterial endocarditis, post infectious glomerulonephritis non streptococcal। अगर नेगेटिव आ जाती हैं या सीरम जो है C3 लेवल 6 to 8 वीक्स में भी नॉर्मल नहीं होता, तो ये हमारी इसमें डिफरेंशियल होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी, कॉम्प्लिकेशन इसकी हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन कैन लीड इंट्राक्रैनियल ब्लीड। अगर हाइपरटेंशन, क्योंकि पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हाइपरटेंशन मोस्टली हाइपरटेंशन रहता है, तो अगर प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन रहे तो ये इंट्राक्रैनियल ब्लीड करा सकता है। अक्यूट रीनल फेल्यूर इसमें हो सकता है। अदर क्या हो सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, एसिडोसिस, सीजर एंड यूरीमिया। अच्छा, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, अर्ली एंटीबायोटिक्स डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर हम अर्ली एंटीबायोटिक चला दें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैमिली मेम्बर्स ऑफ पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड at risk and be cultured for group A beta hemolytic streptococci and treated if positive, ठीक है जी। ट्रीटमेंट में क्या होगा, पेंसिलिन फॉर 10 days, पेंसिलिन हम देंगे 10 दिन के लिए। फॉर हाइपरटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, डायोटिक्स देंगे, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट देंगे, ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी है, कंप्लीट रिकवरी ग्रेटर देन 95%, कंप्लीट रिकवरी ग्रेटर देन 95%, ठीक है जी। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी था, ठीक है जी, क्योंकि नेल्सन से ये सारा मैंने नोट्स बनाए हैं, थोड़े
लेंदी इसलिए वो भी हो गए हैं क्योंकि टेबल मुझे बड़ी मज़े की लगी थी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। थैंक यू।